लेखन आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे। इसके अलावा शिक्षा में संदर्भ और मूल्य, वंदे मातरम, सुंदरकांड की आपने बड़ी अद्भुत व्याख्या की है जो 5 खंडों में प्रकाशित हुई है। ऐसी अनेक विवेचनात्मक सृजनात्मक कृतियों के लेखक माननीय मनोज श्रीवास्तव जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, आइए अपनी बात करें। अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में हैं, तो मुझे विधानसभा का ही एक प्रसंग याद आ रहा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा का था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक बार इस बात पे बड़ा हंगामा मचा कि एक शायर ने लिख दिया था कि खूने शहीद से भी 2 बूंद है सिवा, फनकार के कलम की स्याही की 1 बूंद। तो उस पर बड़ा हंगामा मचा और उसको शहीदों के अपमान की तरह लिया गया। लेकिन जब मैं गणेश शंकर विद्यार्थी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उस शायर ने ठीक ही लिखा था। ऐसे फनकार, ऐसे पत्रकार जिन्होंने शहादत दी हो, जो शहीद हुए हों, उनके संदर्भ में ये बात जो है निश्चित रूप से ही सच है। हम लोग बहुत शोविनिस्ट नहीं हो सकते, और इन दिनों मैंने देखा है कि महापुरुषों की बाड़ाबंदी करने का एक पूरा सा फैशन चल पड़ा है। उसमें लोग जो हैं याद करते हैं किसी महापुरुष को तो इसलिए याद करते हैं कि ये जो हैं गुजराती कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गुजराती कम्युनिटी उनका जब भी उनका मृत्यु तिथि आएगी, पुण्य तिथि आएगी, तो उनको स्मरण करेगी। कभी जो है बंगाली याद करेंगे किसी चीज़ को, कभी कि कोई खास जाति के लोग हैं, कायस्थ लोग, तो वो किसी को याद करेंगे। तो इसी तर्ज पर जो है ये कहना कि गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वो हमारे अशोकनगर के मंगावली में हुए थे और विदिशा में हुए थे, और इस आधार पर जो है एक शोविनिज्म के रूप में उनको याद करना जो है, मुझे लगता है कि कहीं उनकी उस शहादत को जो कि पूरे देश के लिए थी कहीं कंप्रोमाइज करती है। इसलिए उस रूप में याद नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश से चूंकि उनका ये रिश्ता रहा, वो रिश्ता हम लोगों के लिए विशेष संतोष का विषय है, वैसे ही जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी का। लेकिन जब भी गणेश शंकर विद्यार्थी जी की याद की जाती है तो मुझे ये बात ध्यान में आती है कि जब वो प्रताप का संपादन कर रहे थे तो उसमें भगत सिंह भी लिखा करते थे, और ये संयोग रहा कि भगत सिंह की शहादत का दिन भी वही 23 मार्च था, और वो दंगे जो कि कानपुर में भड़के वो उसी 23 मार्च को ही भड़के। पता नहीं कई बार मुझे लगता है कि पत्रकारों की ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इस बात की भी खोज करेगी कभी न कभी कि कानपुर में भड़के हुए दंगे जो हैं क्या इसीलिए भड़काए गए थे कि 23 मार्च को जो वो शहादत थी और वो जो फांसी थी वो जो है इन दंगों की खबर में जो है कहीं जो है धीमी पड़ जाए, और कहीं जो है उसको कहना चाहिए कि मीडिया कवरेज जो है वो दंगों को मिले और इस शहादत को नहीं मिले। कभी होगी इस बात पे भी खोज, लेकिन 23 मार्च को कानपुर में जो दंगे भड़के एक शहादत वाले दिन, और जिन्होंने अंत में जाकर जो है गणेश शंकर विद्यार्थी की भी जो आहुति ली, वो जो आग है उस आग को आज के दिन स्मरण करना इस रूप में महत्वपूर्ण है कि वो आग कम नहीं हुई है। प्रायः जब भी हम लोग मीडिया के संदर्भ में बात करते हैं, समकालीन संदर्भ में बात करते हैं, तो एक तरह का सियापा जो है वो सच आया रहता है, लेकिन वो बात नहीं है। अभी भी लोग हैं जो अपनी कलम की रक्षा के लिए, कलम की जो प्रामाणिकता की रक्षा करने के लिए जो है जान दे रहे हैं। पिछले साल ही जो था 2012, वो दुनिया में पत्रकारों के लिए डेडलीस्ट ईयर माना गया। यानी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है जिसने मीडिया वॉच कार्यक्रम अपना शुरू किया है 1997 से। तो 1997 से लेके आज तक उसका कहना है कि किसी एक साल में सबसे ज्यादा यदि जो पत्रकार मरे हैं तो वो सन 2012 में मरे 141। सन 2000 में करीब 53 मरे थे। तब से लेके अब तक जो है 141 की स्थिति पे आ गए एक साल के भीतर भीतर विश्व में हम जहां
पत्रकारों ने जान दी अपने प्रोफेशनल ड्यूटी को निभाते हुए। तो वो दौर कि जब हम देखते हैं कि चचेन्या में 1995 में ही करीब करीब 26 पत्रकारों की जाने गई थी, अलग अलग वर्ष भर में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय पर। तो ऐसा नहीं है कि बलिदान की या शहादत की वो भावना जो है आज की पत्रकारिता में किसी तरह से कम हुई है। हाँ, कुछ प्रवृत्तियां हैं जो चिंतित करती हैं, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि राम बहादुर राय जी हैं, रमेश नैयर जी हैं, जो न खुन्नस की पत्रकारिता करते हैं, न खुंदक की पत्रकारिता करते हैं, न खंदक की पत्रकारिता करते हैं। और यही लोग हमारी आशा के स्रोत हैं। हाँ, की निराशा होती है उस समय जब हम देखते हैं कि जो जिसे फ्रीडम ऑफ प्रेस कहा जाता था, जिसे प्रेस का स्वातंत्र्य कहा जाता था, उस आदर्श को लेकर चलने वाले लोग जो हैं अब इस स्थिति में आ गए जिसे एम्बेडेड जर्नलिज्म कहा जाता है। यानी आप जो हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ यू वांट टू बी देयर एंड यू वांट टू शेयर द बैड विद देम, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ। सन 2003 में 775 पत्रकारों ने यात्राएं की थी एम्बेडेड जर्नलिस्ट के रूप में ईरान और अफगानिस्तान को कवर करने के लिए। और वो वॉइस किस चीज को कर रहे थे? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो वोकैबुलरी थी और उसका जो वर्जन था उसको जो है ध्वनित करने के लिए वो हो रहा था। और इसीलिए जो है रॉबर्ट कैपलान ने उस समय कहा कि वी हैव बिकम वोर्स ऑफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हम वैश्याएं हो गए हैं सैन्य जो है संस्थापना के। वो पेन प्रोस्टिट्यूशन जो है, जब उसको देखते हैं, जब इस तरह के एम्बेडिंग को देखते हैं, तब जाके हमें लगता है कि स्वतंत्र होने की या प्रेस के स्वातंत्र्य की जो बात करते हैं हम लोग, उसका क्या महत्व है। और उसी का ही एक दूसरा रूप है जिसकी ओर राम बहादुर राय जी बोल रहे थे, पेड न्यूज सिंड्रोम की तरफ। पेड न्यूज सिंड्रोम जो है उसमें तो अब ये स्थिति आ रही है कि एक भारत का प्रसिद्ध घराना है, उस घराने ने बाकायदा कंपनियों के साथ, सेबी की न्यूज है, सेबी की पूरी रिपोर्ट है उस पर, कि कंपनियों के साथ उन्होंने जो है इस बात के लिए एग्रीमेंट किए हैं कि इन ल्यू ऑफ द पॉजिटिव स्पेस which will be provided in their media ventures, they will be given certain shares in the company. तो जब उन्होंने ये अपना उपक्रम शुरू किया तो 1.5 साल के भीतर 6,000 करोड़ रुपए के शेयर्स उन्होंने उन कंपनियों में प्राप्त कर लिए। उस पेड न्यूज सिंड्रोम को जब देखते हैं और जब जो है इस आदर्श को देखते हैं जो कि कभी गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने या माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था, तो हम लोगों को लगता है कि हम कहां से चलकर कहां आ गए। रोब ऑपरेटर्स हैं मीडिया में। मैं भी बोल रहा था कि तीन घराने हैं बड़े भारत में, जैसे कि अमेरिका में 6 घराने, 3 घराने हैं जो 97% जो है मीडिया कैपिटल जो है उनकी है, पूंजी का, मीडिया में लगी हुई समस्त पूंजी का 97% 3 जगह से आ रहा है। और हम जो है जिस रियलिटी को आजकल नहीं देखते, हम लोग यथार्थ को नहीं देख रहे हैं, हम लोग यथार्थ के रिप्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। वो रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है, हम लोग उसके आधार पर अपने अभिमत बना रहे हैं। तो इसलिए हम गर्व कर सकते हैं इस रूप में कि साहब अब जो है ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो बहुत बढ़ गई है, बहुत ग्रो कर गई है। हम इस बात पर भी गर्व कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सोर्सेस जो हैं, कम्युनिकेशन सोर्सेस, उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी आई और बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन जो ट्रेडिशनल ग्रेविटी ऑफ न्यूज राइटिंग थी, जो राम बहादुर राय जी में दिखती है या रमेश नैयर जी में दिखती है या ऐसे ही उनके बहुत सारे साथियों में दिखती है, वो ट्रेडिशनल ग्रेविटी ऑफ राइटिंग, उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा ही रहेगी। और कोई स्पीड की चकाचौंध जो है
उसको जो है कमतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग पत्रकारिता के आज के संदर्भ में ये भी बात कहीं करना शुरू करें कि जब भारत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस समय जो है उस आजादी का एक सपना था कि हम समाज में असमानताएं कम करेंगे, और एक सबसे बड़ी असमानता जो थी वो थी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी की। बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनके पास जो है जमीन का संघनन था, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड। तो एक सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग एक्ट जो है स्वतंत्रता के बाद शुरू में आया। क्या हम ये कल्पना करते हैं कि मीडिया की भी एक स्पेस है, मीडिया की भी एक भूमि है, और उस भूमि का भी जो है उसमें भी एक तरह का स्वत्व संघनन हो रहा है, ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। और क्या इसी तरह की किसी सीलिंग की बात जो है कभी हमें इस संदर्भ में करनी पड़ेगी? ये जो है दूसरी किस्म की आजादी है। हमारे यहाँ हम लोगों ने आजादी की जो पहली लड़ाई लड़ी थी उसके बाद जब संविधान लिखा तो हमने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात नहीं की थी, हमने वाक स्वातंत्र्य की बात की थी, हमने कहते फ्रीडम ऑफ स्पीच की। लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो आज लगता है कि हम लोग उस युग में आ गए हैं जहां बोलना गुनाह हो गया। कोई कुछ भी बोले, थोड़ा सा भी बोले, और उसके बाद जो है उसकी जो चीरफाड़ शुरू होती है। वी आर इन अ नार्सिसिज्म ऑफ स्मॉल डिफरेंसेस। छोटे छोटे से जो है फर्क, छोटे छोटे से भेद, छोटे छोटी सी लड़ाइयां, उनकी आत्मरति है जो नित्य प्रति जो है हमें चैनल पे दिखाई देती है। और उसमें जो है उन दो पक्षों को आमने सामने लाकर स्मॉल डिफरेंसेस पे जो है पूरा हम शाम खींच देते हैं, पूरा दिन खींच देते हैं, और हम उस विश्वास के साथ खींचते हैं कि हाँ, हम सुबह तय करते हैं कि देश का एजेंडा क्या होगा। इस तरह के विश्वास से ही जो है एक तरह के विश्वास का संकट हो रहा है पैदा। इनफैक्ट होता यह है, मीडिया जो है एक सिंड्रोम ऑफ कंपल्सिव ट्रस्ट पे काम करता है। कंपल्सिव ट्रस्ट का सिंड्रोम यूं है कि यदि हम किसी अखबार को पढ़ते हैं, उसमें किसी ऐसी घटना के बारे में पढ़ते हैं जिससे हम व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, हम जानते हैं उस घटना के बारे में व्यक्तिगत रूप से, तो हम देखते हैं कि यार ये जो कवरेज हुई है इसमें तो बहुत सारी चीजें झूठ है, ये तो ऐसा था नहीं, ये क्या बकवास लिखी हुई है इसमें। यदि हम व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं तो हम ये समझते हैं कि यार ये तो गलत लिखा हुआ इसमें, लेकिन फिर उसके बाद हम पेज पलटते हैं, उसी अखबार में दूसरी घटनाएं पढ़ते हैं, दूसरी खबरें पढ़ते हैं पेज पलट के, और हम ये मानते हैं कि ये जो लिखा है ये ठीक लिखा हुआ है। इसको जो है सिंड्रोम ऑफ कंपल्सिव ट्रस्ट कहा जाता है। लेकिन जिस तरह का ट्रस्ट डेफिसिट जो पैदा हो रहा है, विश्वास का जो संकट पैदा हो रहा है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी का जो संकट पैदा हो रहा है, उस समय में जो है बहुत जरूरी है कि हम लोग उन लोगों का सम्मान करें जो राय साहब या नैयर साहब की तरह अपनी कलम से कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, जो कोई पेन प्रोस्टिट्यूशन नहीं करते, और जो उस पूंजीपति के पर शक करते हैं। उस शायर के शब्दों में जो ये लिखता था कि कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, शाम के साए बहुत तेज कदम आते हैं। कोई लश्कर है कि बढ़ते हुए गम आते हैं, शाम के साए बहुत तेज कदम आते हैं। मुझसे क्या बात लिखानी है कि मेरे लिए कभी सोने कभी चांदी के कलम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी।